झारखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। 48 निकाय क्षेत्रों में 23 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 27 फरवरी को काउंटिंग। निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा। यही नहीं, बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के नगर निकाय चुनाव का ऐलान। 23 फरवरी को वोटिंग, 27 फरवरी को काउंटिंग। झारखंड में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। शहर की सरकार के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना। झारखंड के 48 निकाय में चुनाव का ऐलान। 28 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना। 4 फरवरी तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 5 फरवरी को भरे गए नामांकन पत्रों की जांच। 6 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन। 7 फरवरी को प्रत्याशियों को दिए जाएंगे सिंबल। 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत में चुनाव। निकाय चुनाव के लिए कुल 43,33,574 वोटर। पुरुष वोटर 22,07,203। महिला मतदाता 21,26,227। 4,304 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। बैलेट पेपर से चुनाव, नोटा का प्रावधान नहीं। 28 जनवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो संबंधित नगरपालिका से संबंधित हैं, वो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करेंगे। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। झारखंड के 48 निकाय क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। इनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। नगर निगम: रांची, आदित्यपुर, गिरिडीह, देवघर, चास, धनबाद, मानगो, मेदिनीनगर और हजारीबाग। नगर परिषद: चाईबासा, कपाली, दुमका, चतरा, गढ़वा, जुगसलाई, मिहिजाम, चिरकुंडा, पाकुड़, विश्रामपुर, झुमरी तिलैया, गोड्डा, मधुपुर, सिमडेगा, चक्रधरपुर, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, साहिबगंज और फुसरो। नगर पंचायत: बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बंशीधर नगर, बड़की सरैया, सरायकेला, धनवार, मझियाम, छतरपुर, कोडरमा, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, बुंडू, महगामा, लातेहार, चाकुलिया, खूंटी, डोमचांच और राजमहल। हाई कोर्ट के कई फटकार के बाद, आदेश पारित करने के बाद इसे मैं न्याय की जीत मानूंगा तथा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के संघर्ष के कारण चुनाव कराने की घोषणा इनको कराना पड़ा। इसे मैं लोक जन शक्ति का प्रभाव मानूंगा। मुझे विश्वास है आने वाले चुनाव में सरकार निष्पक्ष चुनाव कराए। निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निकाय चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा। चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपने समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी पिछले 1 साल से निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है। ऐसे में शहर की सरकार में अब की बार कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार परचम लहराएंगे। वहीं जेएमएम ने भी जीत का दावा किया है, जबकि आरजेडी ने 30 जनवरी को निकाय चुनाव को लेकर बैठक बुलाई है।
पिछले 1 वर्ष से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर और निकाय स्तर पर पर्यवेक्षकों की घोषणा भी की गई थी और वो लगातार अपने क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों के साथ, वर्कर्स के साथ, जिलाध्यक्षों के साथ, प्रत्याशियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। और हमारी कोशिश ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन कोशिश रहेगी कि पूरे झारखंड में सभी सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित हो। जो भी जनप्रतिनिधि होंगे कोई भी व्यक्ति अराजनीतिक नहीं होता, उसका कोई ना कोई एक राजनीतिक चेतना बोध होता है। हमारे संगठन में भी लोग हैं जो हर वक्त 365 दिन 24 घंटे लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को विभिन्न मंचों में उठाते हैं। ये समय भी उनके लिए भी बड़ा अच्छा समय है कि लोग सामने आए और लोगों के बीच जाकर अपनी जो प्रतिबद्धता है उसका एक परख कर लें। 30 को बैठक है, 11 बजे से बैठक होगा जिसमें जिलाध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी विधायक और जितने हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी को बुलाकर बैठक होगी और उसमें यही निर्देश होगा कि जो भी लोग समाजवादी विचारधारा के हैं और वो पार्षद की लड़ाई लड़ रहे हैं उसे उनका पूरा समर्थन दें। इधर बीजेपी को शहर की सरकार में कमल खिलने की उम्मीद है। बीजेपी ने दावा किया है कि झारखंड में महाराष्ट्र जैसे नतीजे आएंगे। संगठन में सभी कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन किसी भी संघर्ष और किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। और अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो पिछले विधानसभा में जहां पर भी नगर निकाय में बूथ का आंकड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। और निसंदेह हम जो है महाराष्ट्र के मॉडल को यहां दोहराएंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी जीती है वैसी ही जीत झारखंड में भी देखने को मिलेगी। राज्य में 48 नगर निकाय हैं। इनमें से 13 नगर निकाय में 2020 से चुनाव लंबित है, जबकि रांची समेत बाकी नगर निगम और निकायों में 2022 से चुनाव लंबित है। मेयर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी कर दिया गया है, जबकि अब की बार डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, यानी चुने गए पार्षद ही डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज, विपिन, राकेश और रुचि की रिपोर्ट। बहुत हुआ इंतजार, अब फिर बनेगी झारखंड में शहर की सरकार। तो देखिए, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 23 फरवरी यह दिन याद रखिएगा, चूंकि इसी दिन नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान होगा और 4 दिन बाद यानी कि 27 फरवरी को मतगणना होगी। दूसरी तरफ अलग अलग राजनीतिक दल जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ अपने दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम को दोहराएंगे, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का यह दावा है कि जनता ने हमारे ऊपर भरोसा विधानसभा चुनाव में भी दिखाया था और इस बार भी भरोसा हमारे ऊपर ही होगा। भले ही चुनाव दलगत आधार पर ना हो रहे हों, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके समर्थित उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में जरूर आपको देखने को मिलेंगे और इसको लेकर अब दावेदारियां भी पेश होने लगी है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि के पास पहले चलते हैं। रुचि, लंबी कानूनी लड़ाई, लंबा इंतजार और अब जाकर नगर निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। ऐसे में पूरे सूबे भर में निकाय चुनाव को लेकर क्या हलचल देखने को मिल रही है, पहले यह आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल आयुष, देखिए लंबे समय से लगभग 48 नगर निकाय के चुनाव जो है वो लंबित थे और ये इंतजार जो है काफी लंबा था। ये इंतजार था कि कब निकाय चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी होगी, कब इसकी घोषणा होगी। तो अब वो समय आ गया है। निकाय चुनाव को लेकर के बिगुल जो है वो बज चुका है और भले दलीय आधार पर चुनाव ना हो रहा हो, लेकिन सभी दल जो है अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और ऐसी परिस्थिति में जनता जनार्दन फिर से एक बार तय करेगी कि उनके वार्ड का नेतृत्व कौन करेगा, उनका मेयर कौन होगा, उनका डिप्टी मेयर कौन होगा और अपने क्षेत्र का, खास करके अपने वार्ड अंतर्गत जो समस्याएं हैं उसका निदान कैसे होगा। तो ऐसे में आम जनता जनार्दन है हमारे बीच। सबसे पहले लिए चलते हैं, अनुभवी व्यक्ति लग रहे हैं। सर, ये निकाय चुनाव को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार था, अब वो घड़ी आ गई है, आज जो अधिसूचना, हाँ हो गया है आज। जी जी,
क्या कहेंगे, कितना इंतजार था? लगातार इंतजार था। हम लोगों को लग रहा था जो हमारे वार्ड कमिश्नर कोई नहीं है। हम लोग जब किसी भी समस्या के निदान के लिए जाते थे तो उनका हाथ बंधा हुआ था। अब जब हम लोग किसी भी समस्या को लेकर जाएंगे, क्योंकि वार्ड कमिश्नर जो होते हैं वो इस क्षेत्र के होते हैं, सभी कोई आपस में जान पहचान के ही होते हैं, तो लगेगा जो उनके पास अपनी बात को रखेंगे तो हमारे वार्ड कमिश्नर जो इस क्षेत्र के हैं वो उसका निदान करेंगे ही, ऐसा हम लोग को उम्मीद है और वो करते हैं। बिल्कुल, देखिए निगम कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे और ऐसे में अब उन्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा और जो भी छोटी बड़ी समस्याएं होंगी उसका निपटारा यहीं से होगा। कितना इंतजार था ये निकाय चुनाव को लेकर? करीब करीब 1 साल से तो इस तरह का ही है, लेकिन अब होगा तो बहुत अच्छा होगा। गंदगी का निवारण होगा और जल समस्या भी है उसका भी निवारण होगा, सीवरेज का समस्या है उसका भी निवारण होगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए और चुनाव होगा तभी इसका समाधान निकलेगा। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम की तुलना कर रहे हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए, दूसरी तरफ अगर सत्ताधारी दलों की बात की जाए तो उनका कहना है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन ने विश्वास और भरोसा दिखाया था, ठीक वैसे ही परिणाम आएंगे। लेकिन राजनीतिक दलों से इतर अगर हट के बात करते हैं तो क्या लगता है कि ये निकाय चुनाव जो है वो किसके पक्ष में जाएगा? ये तो हर समय जनता के पक्ष में ही जाएगा। हम लोग का जो यहाँ पर लोकल काम करने वाले युवा हैं, हम लोग उनको समर्थन देंगे और निश्चित रूप से वार्ड का विकास होगा। हम लोग का छोटा छोटा समस्या के लिए भी सोचते थे कहाँ जाएं, तो अब वो समस्या हम लोग का समाधान होगा। हर मुँह में मैक्सिमम पानी का किल्लत होता है और उमंग है निकाय चुनाव को लेकर। वहीं दूसरी तरफ जनता भी उत्साहित है, चूंकि अब उनकी बारी है। अब वो तय करेंगे कि शहर में किसकी सरकार बनेगी, उनके जनप्रतिनिधि कौन होंगे, उनके समस्याओं का समाधान किनके हाथों किया जाएगा। चूंकि पिछले कई सालों से नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से कई वार्डों का नर्क जैसा हाल हो गया है। कहीं तार झूल रहे हैं, कहीं नालियां जाम है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं। और इस बार कई सालों के बाद जब नगर निकाय चुनाव हो रहा है तो जनता को एक उम्मीद जगी है कि जितने परेशानियों से हम सालों से जूझ रहे थे, आखिरकार उन तमाम परेशानियों का समाधान निकलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए काम करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरह से अब मंथन में जुट गए हैं। साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए, जमीनी स्तर पर भी कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में जुटे हुए हैं। अलग अलग वार्डों में अलग अलग कैंडिडेट्स जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, जिनकी राजनीतिक कार्यालय, जिनका ऑफिस राजधानी रांची में है, उन तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता धीरे धीरे अटेंडेंस लगाने, हाजिरी देने अब प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चाहे वो हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के पलामू के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के धनबाद के कार्यकर्ताओं की, एक एक कर सब अपना बायोडेटा भेज रहे हैं। चूंकि ये कहना है या एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, हम मिलकर एक साथ मंथन करेंगे। जो नाम फाइनलाइज होगा वही कैंडिडेट हमारा जमीन पर उतरेगा। भले ही चुनावी सिंबल उनके राजनीतिक दल का ना हो, लेकिन समर्थन पूरा देखने को मिलेगा। तो देखिए, अलग अलग दावे हैं, उन तमाम दावों पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। ऋषिकेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। संजय मेहता आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़े हुए राष्ट्रीय जनता दल से। डॉक्टर मनोज, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया। प्रतुल जी, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष की जीत बता रही है, लेकिन लगातार जो आपकी 2 मांगे थी उनको नकार दिया गया। पहले तो आप चाहते थे कि ईवीएम से चुनाव हो और दूसरा दलीय आधार पर हो। ये दोनों मांग पूरी नहीं की गई है आप लोगों की। देखिए आयुष, सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव की तिथियों की घोषणा की है, भाई हम इसका स्वागत करते हैं। सरकार के दबाव में देर आए और कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में दुरुस्त आए, बस हम यही कहना चाहेंगे। आपको समरी बताते हैं, मैं अभी सरकारी माफ कीजिएगा सत्ताधारी दल के प्रवक्ता का बयान को देख रहा था, पीठ थपथपा रहे थे साहब की हमारी सरकार ने नगर निकाय का चुनाव करा लिया। मैं 30 सेकंड में आपको बताता हूं उच्च न्यायालय ने कब कब क्या क्या कहा था जिसके कारण चुनाव हुआ। 8 जनवरी 2024 झारखंड सरकार को नगर निकाय चुनाव की तिथि 3 सप्ताह के भीतर
घोषित करनी चाहिए और अनिश्चित काल के लिए टालना नहीं चाहिए। 13 जनवरी 2025 नाराजगी, कोर्ट ने देरी पर गहरी नाराजगी जताई और ये आदेशों की अवमानना है और उन्होंने नोटिस जारी किया। फिर आप देखिए 16 जनवरी 2025 16 जनवरी 2025 को इन्होंने क्या कहा था, 4 महीने में चुनाव का आदेश दिया था हाईकोर्ट ने। कहा कि सभी शहरी निकाय में चुनाव कराए जाएं। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को कारण बताने पर कोर्ट ने कहा कि आप तुरंत ट्रिपल टेस्ट कराएं। फिर मध्य 2025 में मुख्य सचिव को तलब किया गया और अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई। 18 जुलाई 2025 को मुख्य सचिव तत्कालीन अलका तिवारी जी, जो आज राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो निजी रूप से उपस्थित हुई और कहा कि सरकार आदेश का अनुपालन करेगी। 10 सितंबर 2025 को फिर भी सरकार नहीं मानी थी तो अवमानना नोटिस जारी किया गया। मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव, कई वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस किया गया और कहा गया कि आपराधिक चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे आपके खिलाफ अगर आपने घोषणा नहीं की। फिर क्या हुआ, नवंबर दिसंबर 2025 में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव संयोजन के लिए टाइमलाइन सौंप दी बचने के लिए अवमानना से। फिर जनवरी 2026 में फिर उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई कि साहब अभी तक आपने तिथियों की घोषणा नहीं की है और 4 महीनों में चुनाव कराने का निर्देश दिया। उसके बाद जाकर चुनाव संभव हुआ। और देखिए ये पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए इन्होंने पंचायत चुनाव करा दिया था। अब पूरा पंचायत जो है वो पिछड़ा के नेतृत्व विहीन हो गया। ये पिछड़ा विरोधी चेहरा था इस सरकार का। इसके बाद ये पिछले चोर दरवाजे से नगर निकाय चुनाव भी करा रहे थे आयुष, बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए हुए। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया और उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। ट्रिपल टेस्ट, तब जाकर प्रक्रिया 3-4 बार कोर्ट की फटकार और हमारे आंदोलन के दबाव में ट्रिपल टेस्ट हुआ, ओबीसी को आरक्षण मिला, तब जाकर ये चुनाव हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार किस तरीके से डरी हुई है। और डरने का सबसे बड़ा सबूत क्या है कि अब आप बताएं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, दोनों बार ईवीएम के जरिए बने, लेकिन पंचायत, माफ कीजिएगा, लेकिन नगर निकाय का चुनाव कराएंगे तो कराएंगे बैलेट पेपर से। क्यों साहब, यहाँ भी घपले, घोटाले और धांधली की आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार मुझे लगता है 2009 में जब ये बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था तो करीब 5 दिन 6 दिन तक काउंटिंग चली थी। तो यह क्या फिर से वही स्थिति लाना चाहती है सरकार की, धांधली हो सके? तो हमारा मानना है कि दलगत आधार पर भी इन्होंने चुनाव नहीं कराया। पिछला चुनाव दलगत आधार पर हुआ था, तो दलगत आधार पर चुनाव करते आप ही के स्क्रीन पर दिखता ना, बीजेपी प्लस स्वीपिंग 80% सीट्स। तो ये चाहती नहीं थी सरकार कि हमारी भद पीटे। अभी 1 ही सवा वर्ष हुआ इनको, इसीलिए ना तो दलगत आधार पर कराया, ना बैलेट पेपर से, माफ कीजिएगा ईवीएम से कराया, बैलेट पेपर से कराने जा रहे हैं। लेकिन हमें वो भी मंजूर है, लेकिन हम राज्य सरकार को आग्रह करेंगे, निर्वाचन आयोग से आग्रह करेंगे कि ये सुनिश्चित करे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और तीसरे टियर ऑफ डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेशन मिले। आपको पता है आयुष, 700 करोड़ के आसपास का एवरेज अनुदान जो केंद्र से मिलता है 74वें संशोधन के जरिए डायरेक्ट नगर निकायों को मिलता है, वो बंद था 3 वर्षों से। 2100 करोड़ का नुकसान इस राज्य ने इसलिए झेला क्योंकि यहां पे चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में प्रतिनिधि नहीं थे चुने हुए, अफसरशाही हावी हो गई थी, करप्शन का मौका मिला। जाहिर तौर पर अब निश्चित तौर पर शहर के लोगों के वो बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, चूंकि शहर के लोगों को उनके जनप्रतिनिधि मिलने वाले हैं, भले ही कई सालों के बाद, लेकिन अब उनकी कामें होंगी। सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, अफसरों की बात नहीं सुननी होगी, अब बात सीधे अपने जनप्रतिनिधि से होगी और उनके जनप्रतिनिधि काम कराएंगे। ये सुनिश्चित करेगी राज्य की जनता और शहर की जनता। चलते कांग्रेस पार्टी के पास। लगातार आप लोग बोलते रहे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर हमारा सकारात्मक रवैया है, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कितना जल्दी चुनाव हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ले गई क्रेडिट, कह रहे कि उनके संघर्षों का परिणाम है क्या चुनाव हो रहा है। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी आदतन पीठ थपथपाना उनका आदत बन चुका है, लेकिन जहां तक नगर निकाय चुनाव का बात है, 2023 में टर्म पूरा हुआ था। अब मैं सिलसिलेवार बताता हूं। 2023 में जब टर्म पूरा होता है, उसके पहले से सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आ चुका है कि नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट करा के ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम करें और उनको भी आरक्षण दिया जाए जो भी चुनाव होंगे। 2023 के लास्ट में सीएम पर ईडी का दबाव आता है, सीएम जेल जाते हैं, सीएम ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर 2024 में लोकसभा चुनाव आता है, 2024 के अंत में विधानसभा चुनाव आता है। जब पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष गठन कर दिया गया था 2024 में,
तो पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जो थे 2024 के विधानसभा चुनाव में योगेंद्र महतो चुनाव जीत जाते हैं और मंत्री बनते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग फिर से खाली होता है। जब सरकार बनती है तो फिर से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है और पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट कराती है, जनगणना कराती है, वैज्ञानिक तरीके से कराती है। उसके लिए XISS का जेवियर कॉलेज के बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर जब जनगणना होती है तो राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग दोनों कभी भी ये नहीं कहे कि चुनाव नहीं कराएंगे। चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध थी महागठबंधन की सरकार, और ये कह रहे हैं कि ये जीत जाते। 2024 में जनता नकार चुकी थी तो हमको कहां डरने की बात थी, करके राज्य सरकार डरी हुई थी। हम लोग तो प्रचंड बहुमत से जीते थे, जनता हमारे साथ थी, अभी भी जनता हमारे साथ है। और बार बार ईवीएम की बात कर रहे हैं आयुष, तो इसमें दो फैक्ट है जी। ईवीएम राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहली बार 48 नगर निकाय चुनाव कराने की जिम्मेवारी है। पहले आपको पता होगा कि बीच में स्टेप बाय स्टेप चुनाव होता था, कुछ नगर निकाय का पहले, कुछ का बाद में। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि उनके पास पर्याप्त ईवीएम नहीं है। छत्तीसगढ़ से भी मांगा गया, बंगाल से भी मांगा गया, एक दो और स्टेट से मांगा गया। ईवीएम नहीं मिलने के कारण फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की नौबत आई है। इसलिए ये गलत भ्रम फैलाने की बात जो कर रहे हैं कि ईवीएम से नहीं हो रहा है, और पूरा देश का विपक्ष का नेता ठीक है, मैं ईवीएम का विरोध कर रहा है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम पर विश्वास है। छोटा सा प्रश्न है इस पर आपसे कि जब ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पिछले 2.5-3 सालों से चल रही थी, पता था कि नगर निकाय चुनाव होना है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं कर रखी थी? ईवीएम जब पता था कि एक्सपायर होने वाला है तो तैयारियां पहले से होनी चाहिए थे। जब चुनाव का डेट आता है, जब हाईकोर्ट की फटकार लगती है, तब ये कहा जाता है कि हमारे ईवीएम एक्सपायर हो गए, दूसरे राज्य दे नहीं रहे हैं। आयुष जी, राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपनी तैयारी किस तरह से की उसका जवाब राज्य निर्वाचन आयोग करेगी, उसमें सरकार का क्या लेना देना रहता है। लेकिन नियुक्ति तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो आपके हाथ में थी ना सर? राज्य निर्वाचन अध्यक्ष की नियुक्ति हाथ में होती है, वो भी संवैधानिक तरीके से होती है, लेकिन उसके किसी भी कार्य में राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। चुनाव कराना, ईवीएम से कराना, बैलेट से कराना, कैसे कराएंगे, सारी प्रक्रिया का निर्णय चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से करती है। अगर ये कहना चाह रहे हैं आप कि राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य सरकार का हस्तक्षेप है, तो उस तरह से तो केंद्र निर्वाचन आयोग में केंद्र सरकार का ये तो आरोप आप लोग हमेशा से लगाते रहे, इसमें नई बात कुछ नहीं। नहीं, ये राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मेवारी है चुनाव कराना। और जहां तक दलगत चुनाव कराने की बात हो रही है आयुष जी, 5 साल नली गली सड़क बिजली का लड़ाई सामान्य जनता लड़ते हैं, समाज सेवी लड़ते हैं। जब दल के आधार पर चुनाव हो जाता है तो पार्टी एक अपने कैंडिडेट को सिंबल दे देती है, और जो सही मायने में कार्य करता है जनता के लिए, जो वार्ड में, जो नगर निकाय क्षेत्र में काम करता है, उसको मौका नहीं मिल पाता है आयुष जी। इस चलते मतलब महाराष्ट्र में जो आपके कैंडिडेट जीत कराए वो काम नहीं कर पाएंगे। जो महाराष्ट्र में आपके कैंडिडेट जीत कराए हैं या आप लोगों के गठबंधन के कैंडिडेट राज्य निर्वाचन आयोग हर स्टेट में अपने तरीके से कराती है आयुष जी। राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड का जो निर्णय ली उसके अनुसार यहाँ चलना होगा। इसके बाद बोलते हैं कि ईवीएम से, अरे ईवीएम पर इतना भरोसा क्यों है? जो देश ईवीएम बनाती है वो भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराती है, और पूरे देश के विपक्ष की पार्टी आयुष जी ईवीएम का विरोध करती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता पर विश्वास नहीं है, उनको ईवीएम पर विश्वास है। अरे जनता का चुनाव आप समर्थन करिए, जनता निर्णय करेगी। पार्टी कांग्रेस, ईवीएम से चुनाव पहली बार कराने वाली पार्टी कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही है और जनता को। ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय भी चुनाव आयोग का था, और आज से नहीं, 1982 में पहला बार ट्रायल हुआ था, 1998 में केरल में पहली बार एक विधानसभा में चुनाव हुआ, और 2004 में पूरे देश में ईवीएम से लोकसभा का चुनाव हुआ। और ईवीएम से चुनाव कराने का आदेश सरकार का नहीं है, निर्वाचन आयोग का है। गहन आप इसका जांच कर लें, आप उसमें चेक कर लें, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। इंट्रोडक्शन पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी तो अपना पीठ थपथपा रहे थे। नहीं, एक प्लान बनाना और डिजिटल रूप से लाना क्या गलत था? लेकिन पहला लोकसभा का पूरा चुनाव 2004 में हुआ था, और 2009 में जब चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी 2004 और 2009 का, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जीबीएल नरसिम्हा जो राज्यसभा सांसद थे, किताब लिखते थे ईवीएम के खिलाफ कि ईवीएम से चुनाव ना हो, और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ईवीएम से चुनाव हो। चलिए, अब तो इस पर कोई बहस का मुद्दा बचा नहीं है, चूंकि बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होना है। चलते हम सीधे आजसू पार्टी के पास, संजय मेहता है हमारे साथ। संजय जी, देखिए, जब ट्रिपल टेस्ट चल रहा था, आप लोगों ने ट्रिपल टेस्ट को एक टर्म दिया था, वो टर्म था फोन पर ट्रिपल टेस्ट। आप लोगों को तब भी ट्रिपल टेस्ट पर भरोसा नहीं था, आरक्षण रोस्टर जारी हुआ तब भी आप लोगों का विरोध था, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो सरकार की जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सरकार स्वविवेक से कोई काम नहीं करती है।
सरकार को हाईकोर्ट फटकार लगाएगी, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को हाईकोर्ट तलब करेगा, हम लोग जाएंगे कोर्ट में, न्यायालय का रास्ता अपनाएंगे, हम लोग न्यायालय से कहेंगे कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, तब आप ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। एक होता है कि सरकार के खुद से जो मंशा होती है, सरकार का अपना विवेक होता है, लेकिन इस सरकार का विवेक इस पूरे प्रक्रिया में नगर निकाय चुनाव के दौरान ये दिखाई पड़ा कि सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके से इसको टाला जाए। वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद जिस तरीके से पैसे आने थे, आपको मालूम होगा कि जिस वक्त यहाँ पर वित्त आयोग के जो हमारे चेयरमैन पहुंचे थे यहाँ पर, वो क्या बोल रहे थे कि जो 1600 करोड़ रुपया सरकार मांग रही है, अब तो बहुत समझिए इस वित्तीय वर्ष का भी मामला आ जाएगा, तो वो 1600 करोड़ रुपया इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने नगर निकाय का चुनाव नहीं कराया था और राज्य सरकार बार बार पत्र लिखती रही कि मुझे 1600 करोड़ रुपया दिया जाए। मतलब ये पैसे भी जो है अवैधानिक तरीके से मांग रहे थे। तो सरकार की पूरी प्रक्रिया इस मामले में हमें जो दिखाई पड़ी वो ऐसा दिखाई पड़ा कि वो एकदम लोकतांत्रिक नहीं था, और चुनाव कराने को लेकर के जो सरकार की जो कार्यशैली थी, जो देरी हुई, इसमें साफ ये परिलक्षित हुआ कि सरकार किसी ना किसी तरीके से इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि टालना चाहती थी या देरी करना चाहती थी। अब जो बात सामने आ रही है कि दलगत आधार पर चुनाव का होना या फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव का होना, मैंने देखा कि चुनाव के नोटिफिकेशन से पहले ही हमारे माननीय सीएम साहब अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सीएम हाउस में बैठ रहे थे कि नगर निकाय क्षेत्र में हम लोग जेएमएम की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके देवघर के प्रत्याशी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित प्रत्याशी के तौर पर जेएमएम के लेटर हेड पर घोषणा भी की गई। तो मेरा कहना यह है कि जब आप स्वतंत्र तौर पर चुनाव कराना ही चाहते हैं तो फिर समर्थित प्रत्याशी की घोषणा करिए, ढोंग रचने की जरूरत क्या है? फिर डायरेक्टली आप सीधा लड़िए। इसका मतलब यह है कि आप एक तरीके से सिर्फ चोला ओढ़ करके कि हम स्वतंत्र तौर पर चुनाव करा रहे हैं, सबको मौका देना चाहते हैं, और होगा वही जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब चाहेंगे अपने दल के अंदर। तो आप एक बात ये देख लीजिए कि कहीं ना कहीं सिर्फ ये एक प्रक्रिया को इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जेएमएम को ये पता है कि उनका प्रभाव नहीं है और वहां पर उनको पटखनी मिल सकती थी, और इस कारण से ये चालाकी और होशियारी की गई है चुनाव की पूरी प्रक्रिया में। विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखते हैं, आप कहते हैं शहरी क्षेत्र की बात, बोकारो की बात कर लें, कांग्रेस की जीत हुई, अगर हम बात कर लें देवघर की, वहां महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई, तो ऐसे कई शहरी क्षेत्र रहे जहां पर शहरी क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, वहां तो महागठबंधन की जीत हुई। इससे पहले जब नगर निकाय का आप देखेंगे तो जेएमएम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है उन चुनाव में। तो मुझे लगता है कि अपने पुराने चुनाव के परिणामों को देखते हुए इस तरह का कोई ये निर्णय लिए होंगे। फिर भी इसको चलिए 1 मिनट के लिए स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारा कहना यही है सिर्फ एक बात को लेकर के कि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट, चुनाव की अधिसूचना, आरक्षण का रोस्टर और उसके बाद चुनाव कराने में देरी, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना भूल गया, इन लोगों ने इस चालाकी से बचने के लिए एक बहुत बड़ी चालाकी की थी, और जब देखा कि जब सब कुछ हो गया तो उसको उन लोगों ने भरपाई की। इन लोगों ने क्या किया था, राज्य निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उसका पद इन लोगों ने खाली रखा था, और जब जब हाईकोर्ट फटकार लगाती थी कि चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो सरकार, तो एक ही जवाब होता था कि अभी जो है सो हमारा मतदाता पुनरीक्षण नहीं हुआ है, हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली है, इस कारण से हम चुनाव नहीं करा रहे, हम बहुत जल्द उसका करा लेंगे। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कब बनाया गया? जब अलका तिवारी जी का टेन्योर पूरा हो गया उसी दिन। हाँ, तो उसी दिन उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, मतलब कि नवाजने के लिए कि नौकरी के बाद भी एक नौकरी से नवाजा जाए, जैसे जिस तरीके से डीजीपी को नवाजे हुए हैं। तो मेरा कहना यही है कि काबिल लोगों को ये लोग उस वक्त नहीं बिठा सकते थे। खैर ये तो अलग चर्चा का विषय है कि अपने अधिकारियों पर और पूर्व अधिकारियों पर कितना भरोसा है, ये किसी और दिन इस पर हम चर्चा कर लेंगे। नहीं, बस सिर्फ एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इस राज्य के अंदर ऐसे कोई ऑफिसर नहीं थे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकते थे अलका तिवारी से पहले? ये देरी क्यों की गई? इसलिए ताकि हाईकोर्ट में बचा जा सके और ये कहा जा सके कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली, हम चुनाव कैसे कराएं। तो इन लोगों ने देरी से पहले अपना एक सेफगार्ड शील्ड जो लगाना चाहते हैं वो इन लोगों ने लगा करके रखा था, और यही सरकार की चालाकी। चलिए, तो जो भी लोग शहर में हैं और अपने आप को जनता के सेवक मानते हैं कि हम जनता के बीच रहते हैं और जनता उन्हें प्रतिनिधि चुनेगी, उन्होंने अपनी कमर कस ली है और कमर कसनी शुरू कर दी है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, क्योंकि आने वाले 1 महीने में बहुत बड़ा रोमांच पूरे झारखंड प्रदेश में खास तौर पर नगर निकायों के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।